हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट 3 यानी कि पार्ट हमारा 5 रहेगा, जो हम 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, ये उसका पार्ट 5 रहेगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप फ्रेंड चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि कौन सी पश्चिमी दार्शनिक ने कहा था कि कला अनुकरण है और सत्य से दूर रहती है, दोहरी दूर रहती है। ठीक है, यानी कि ये सत्य है और ये उसकी कॉपी और ये दूसरी कॉपी, तो सत्य से दोहरी दूर रहती है। ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। अच्छा, क्या है कि कला सत्य की अनुकृति है। क्वेश्चन में पूछे जाए कि कला सत्य की अनुकृति है, किसका कथन है? तो ये प्लेटो का है। और कला अनुकरण है ये माना है किसने? ये माना है अरस्तु ने। कला अनुकरण है अरस्तु ने माना है, और कला सत्य की अनुकृति है तो ये किसने माना है? ये प्लेटो ने माना है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको याद रखना है, प्लेटो कौन है? तो ये यूनान के एक दार्शनिक हैं। ठीक है, चलिए पिघलते हुए कांसे की सफाई करने के लिए किस पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो सुहागे का आपको याद रखना है। ठीक है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो ये फैशन तकनीक में कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए चिकनकारी संबंधित है, तो चिकनकारी क्या है यहाँ पे? ये वस्त्र कला से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन वस्त्र कला यानी कि चित्रकला, पाककला, गृह सज्जा, वस्त्र कला दे रखी है, तो आपको वस्त्र कला पे जाना है। अगर यहीं पे दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुंबई दे दिया जाता तो आपको लखनऊ पे जाना है। ठीक है, चिकनकारी कहाँ की फेमस है? ये लखनऊ की है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और ये चिकनकारी जो होती है ये एक तरीके की कढ़ाई होती है जो कि धागे से की जाती है, सुई द्वारा। ठीक है, क्रोशे से भी की जाती है, सुई से भी की जाती है। ये आप तकिए पे ले लो, चादर पे ले लो, सूट्स पे ले लो, दुपट्टों पे ले लो, हर तरीके की आपको मिलेगी। देखे होंगे आपने, वाइट कलर के धागे होते हैं, कलरफुल धागे भी होंगे, आपने देखे होंगे। और उसको हाथ से किया जाता है, छोटे छोटे अड्डे बनाए जाते होंगे दुपट्टों पे, आजकल आप लोग देख रहे होंगे। तो वही जो है लखनऊ की कढ़ाई कहलाती है, जो कि वाइट धागे से होती है। ठीक है, भारत भवन किस शहर में है? तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है? भारत भवन भोपाल। भारत भवन कहाँ है हमारा? भोपाल में है। और भारत कला भवन हमारा कहाँ है? बनारस में। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि भारत भवन किस शहर में है? तो भोपाल में है। ठीक है, भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 आपको याद रखना है। देखिए मैं तो जब मुझे याद आता है कि अगर सेम चित्र होते हैं तभी मैं उसी प्रैक्टिस सेट में साइड से नोट कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने ये नोट कर रखा है। ठीक है, अच्छा ये भारत भवन अगर देश आपको पूछ ले तो मध्य प्रदेश भोपाल याद रखना है। अगर भोपाल की जगह मध्य प्रदेश हो तो आपको मध्य प्रदेश पे जाना है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, और इसके निर्देशक कौन थे? तो जी स्वामीनाथन इसके निर्देशक थे। और संस्थापक पूछा जाए तो अशोक वाजपेयी। अगर संस्थापक के रूप में कहीं कहीं आपको जी स्वामीनाथन भी मिलेंगे और अशोक वाजपेयी भी मिलेंगे, तो आपको अगर अशोक वाजपेयी और जी स्वामीनाथन दोनों हैं तो आपको अशोक वाजपेयी पे जाना है। अगर अशोक वाजपेयी नहीं है तो आपको जी स्वामीनाथन पे जाना है। क्लियर? चलिए, अब क्या है कि फ़ोटो की कतरन से बने चित्र क्या कहलाते हैं? तो कोलाज कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पे? छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, तिकोने, आपको हर तरीके के मिलेंगे। ठीक है, ये टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों से ही एक चित्र बनाया जाता है। ठीक है, उसको कोलाज बोलते हैं। कुछ लोग अखबार की कटिंग ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग पिन्नी वगैरह से ले लेते हैं। तो वही जो होता है यहाँ पे फ़ोटो की कतरन पूछा है। ठीक है, टुकड़ों का संयोजन पूछ ले आपको, छोटे छोटे टुकड़ों से चित्रकारी क्या कही जाती है? तो कोलाज कही जाती है। तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है ये टुकड़ों का संयोजन है। ठीक है, अब क्या है कि फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे कुछ लोग सिल्वर हैलाइड मानते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस पे फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? क्या प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये हमारी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1879 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता जो थे अघोर नाथ थे। ठीक है, चलिए, और इनकी मृत्यु भी आपको याद रखनी है, 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1879 में इनका जन्म हुआ था, 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, भारत के हैदराबाद में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। ठीक है, चलिए, अब क्या है कि निर्मला किसका उपन्यास है? अगर आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखे तो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे जो आपके 10-20 सेकंड के, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें, 10 भी होंगे, 15 भी हैं, 20-25 भी हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। ठीक है, अब क्या है कि निर्मला किसका उपन्यास है? तो ये किसका है? ये प्रेमचंद्र जी का है। अच्छा, प्रेमचंद्र जी का और भी उपन्यास हैं, जैसे कि गोदान,
गोदान भी इनका है, ठीक है। निर्मला इनका बहुत फेमस है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। गबन इनका पूछा गया है, गबन भी इन्हीं का ही है। और इनका एक रंगभूमि है, रंगभूमि भी पूछा गया है, ठीक है, रंगभूमि भी पूछा गया है। और एक शतरंज के खिलाड़ी इनका बहुत फेमस है, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। स्क्रीन शॉट छोटी है तो बन नहीं पा रहा है, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए इनका एक गोदान है, गोदान इनका बहुत फेमस है। निर्मला है, कर्मभूमि इनका बहुत फेमस है, ठीक है। गबन इनका है, कर्मभूमि रंगभूमि दोनों इनका है। और गोदान निर्मला इनका है। बाजार जश्न इनका है। शतरंज के खिलाड़ी इनकी, देखिए शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, निर्मला और गबन, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। ये इनके उपन्यास है। अच्छा, इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? इटी में हुआ था, यानी कि 1880 में हुआ था, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1936 में हुई थी, ठीक है। 1880 में इनका जन्म हुआ था, 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कहा जाता है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी 1962 उत्तर प्रदेश की स्थापना के समय कौन थे इसके अध्यक्ष, तो आपको संपूर्णानंद याद रखना है, ठीक है। संपूर्णानंद आपको याद रखना है। वर्तमान में कौन है, इसका सभी को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, आंसर मुझे। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो डोगरा आर्ट गैलरी हमारी जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना भी 18 अप्रैल 1954 में हुई थी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए, अब क्या है, सेरीग्राफी तकनीक। सेरीग्राफी तकनीक किसका नाम है? तो ये सिल्क स्क्रीन का है, ठीक है। कहीं कहीं आपको लाइलॉन भी मिलेगा कि सेरीग्राफी के लिए किसका कपड़े का प्रयोग किया जाता है, तो लाइलॉन में मिलेगा। लाइलॉन पे आपको नहीं जाना है, सिल्क पे जाना है। अगर सिल्क नहीं होगा तब आपको लाइलॉन पे जाना है, ठीक है। चलिए, अश्व किसका वाहन है? तो अश्व हमारा वायु का वाहन है, आप लोगों को याद रखना है, जिन्हें हवा का देवता कहा जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाए कि अश्व किसका वाहन है? वायु का। और क्या नाम है, अश्व को क्या कहा जाता है? तो हवा का देवता कहा जाता है। अब क्या है कि रॉक गार्डन के डिज़ाइनर कौन है? तो ये नीलचंद्र सैनी है। और रॉक गार्डन हमारा कहाँ है? पूछ लिया जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ हमारा, तो वो हमारा चंडीगढ़ में है। और इसके डिज़ाइनर पूछा है तो कौन हो जाएंगे? नीलचंद सैनी हो जाएंगे, ठीक है। और नीलचंद को ही रॉक गार्डन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, नेकचंद्र जो है उनका जो जन्म हुआ था ना, तो वो पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1924 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 2015 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, वो मिला है इनको 1984 में, इनको पद्मश्री मिला है। 1984 में इनको पद्मश्री मिला है। और इन्होंने जो रॉक गार्डन बनाया था, तो कहा जाता है टूटे फूटे सामान होते थे बेकार के, मतलब जो अपने लोग यूज़ नहीं लेते हैं, तो उनका यूज़ करके इन्होंने एक रॉक गार्डन बनाया था, ठीक है। मतलब एक प्लेस बनाया था, उसका नाम ही इन्होंने रॉक गार्डन रख दिया, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो ये कालीघाट से संबंधित है, ठीक है, कालीघाट से। अच्छा, कालीघाट से कौन से कलाकार प्रभावित हैं? यामिनी राय, आपको ये भी याद रखना है। जख्म नामक शीर्षक कृति रचनाकार कौन है? यानी कि जख्म किसकी है? मैंने कल आपको इसका बताया भी है, किस कलाकार ने कहा है कि मैं तस्वीर नहीं जख्म बनाता हूँ। किसने कहा है? ये सोमनाथ होठ जी ने कहा है, ठीक है। आप लोगों को याद रहा। 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1921 में इनका जन्म हुआ था, 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये फेमस जो हैंगे ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं ये, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है कि कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कटरा से आपको कुसाल याद रखना है, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद रखा है, मुझे अब तक याद है, ठीक है। चलिए, अब क्या है हमारा कि निम्नलिखित मंदिरों में उनके अब स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी कि ये मैचिंग है हमारी। देखिए, मैचिंग जो होती हैं, कभी कभी हमें चारों ही मैच करने पड़ते हैं, वरना ये बहुत ईजी होते हैं। शोर मंदिर कहाँ है? अच्छा, हमारा शोर मंदिर सभी को पता होगा कहाँ है। ये हमारा महाबलीपुरम में। शोर मंदिर कहाँ है? हमारा महाबलीपुरम में। यानी कि पहले का हमारा तीसरा है। अब हम देखेंगे पहले में तीसरा कौन सा है, तो देखिए एक में ही है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। शौर मंदिर हमारा महाबलीपुरम में है। राजा रानी मंदिर हमारा भुवनेश्वर में है। शासकीय माता मंदिर हमारा ओशन में है। और लक्ष्मण मंदिर हमारा सिरपुर में है, ठीक है। चलिए,
अब वो ये चित्र जो है हमें किस गुफा से प्राप्त है? ये अजंता की गुफाओं से प्राप्त है। अजंता की गुफाएं हैं वो कितनी हैं? वो हमारी 30 हैं। कहीं कहीं आपको 29 भी मिलेगा, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? 1819 में की थी। किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। और ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र मुंबई में है। अगर महाराष्ट्र मुंबई और औरंगाबाद दोनों हो तो आपको सबसे पहले औरंगाबाद पे जाना है, ठीक है, बाद में महाराष्ट्र मुंबई पे जाना है। और इसमें क्या कहा जाता है? 2 प्रकार की गुफाएं। कौन कौन सी? बिहार गुफाएं, ठीक है, बिहार गुफाएं। और दूसरी कौन सी है? चैत्य गुफाएं। चैत्य गुफाएं क्या होती हैं? जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और बिहार गुफाएं क्या होती है? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अच्छा, एक पूछ लिया जाता है कि चैत्य गुफाएं किस नंबर से कितने नंबर तक की हैं? तो 8 से 13 भी जितनी भी गुफाएं हैं वो हमारी चैत्य धर्म से हैं, ठीक है, चैत्य गुफाएं हैंगी। और वर्तमान में जो पूछा जाए कि वर्तमान में अजंता में कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? तो 6 में मिलते हैं। कौन कौन सी? 9। कौन कौन सी? देखिए, 9, 10, 16, 17, 9, 10, 16, 17, 1 और 2, ठीक है, 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन गुफाओं में हमें चित्र मिलते हैं। अच्छा, ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चैत्य गुफाएं हैं? तो 6 गुफाएं। कौन सी? 9, 9, 29, 26, 29, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये तो हम भूल ही गए कि ये सारे ही चित्र किसके हैं? ये अजंता के हैं, ठीक है। अब हमें क्या है कि बोधिसत्व पद्मपाणि हमारी किस गुफा में है? सभी को पता होगा, ठीक है, तो वो हमारी अजंता की गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे पहले का तीसरा कौन सा है। तो देखिए, ये भी हमारा बहुत इजीली हो जाता है कि पहले का तीसरा एक ही में दे रखा है, यानी कि ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है? विदुर पंडित जातक, तो वो हमारी 2 में हो जाएगी। वेशांतर जातक हमारी 17 में हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया 9, 10, 29, 29, 19, 29, 9, 10, 19, 29, 26 हमारी कितनी गुफाएं हैं? ये चैत्य गुफाएं हैं। तो चैत्य हल कौन से हो जाएंगे? ये 19वीं हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि दिल्ली के प्राचीन शहरों के कालक्रम अनुसार यानी कि कौन सा पहले बना है? तो सबसे पहले कौन सा बना है? हमारा सिरी बना है, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था। फिर हमारा तुगलकाबाद किसके शासनकाल में? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, ये जिसके शासनकाल में, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। और जहांपनाबाद तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, यानी कि इसका ए वाला आंसर जो है वही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि भारतीय कला में हर्मिका शब्द किससे संबंधित है। तो ये हर्मिका किसके पार्ट है? ये हमारे स्तूप के पार्ट है, ठीक है, स्तूप के पार्ट है हमारे ये, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि देखिए, पूछा जाता है कि मौर्यकालीन स्तूप कौन कौन से हैं। तो सारनाथ का जो धर्मराजी का स्तूप है वो हमारा मौर्यकालीन है, ठीक है। सांची का स्तूप हमारा मौर्यकालीन है, सांची का विशाल रूप से। और तक्षशिला का धर्मराज, देखिए, एक सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप है, एक तक्षशिला का धर्मराजी का स्तूप है, और सांची का स्तूप। ये जो 3 स्तूप है ये मौर्यकालीन स्तूप है। अच्छा, अब ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन, अगर प्राचीन स्तूप की बात आए तो आपको पिपरवा याद रखना है, ठीक है, पिपर हवा आपको याद रखना है। प्राचीन से पिपर हवा, ठीक है। और बड़ा, देखिए, प्राचीन तो पुराना हो गया, यानी कि प्राचीन से कौन सा? पिपरवा हवा। अब ये पूछ लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा स्तूप है? तो केसरिया स्तूप है। प्राचीन स्तूप हमारा पिपर हवा स्तूप हो गया, और भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा हो गया? केसरिया स्तूप, जो कि कहाँ है? चंपारण, बिहार में है। अब क्या हो गया? विश्व का, ठीक है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। जो हमारा प्राचीन स्तूप है वो कौन सा हैगा? पिपर हवा स्तूप, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, पिपर हवा स्तूप, ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? केसरिया स्तूप, ठीक है। भारत का हमारा सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप। और विश्व का, ठीक है, भारत का और विश्व का आपको याद रखना है। तो विश्व का कौन सा हो जाएगा? जावा स्तूप। जावा में है स्तूप, कौन सा है? बोरोबुदुर, ठीक है, कौन सा है? बोरोबुदुर। ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर। भारत का कौन सा है? केसरिया स्तूप। और प्राचीन स्तूप कौन सा हैगा? पिपर हवा स्तूप, ठीक है। और तीनों ही आपको याद रखने हैं। अच्छा, जो बरहुत स्तूप है वो कब का माना जाता है? वो शुंग काल का माना जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों की
3 जो है मैंने बताए हैं स्तूप के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे डाउट्स, बहुत लोगों को डाउट्स रहता है। अच्छा ये क्या है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है, तो मिस्र की कला को कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि मिस्र की कला किस नदियों के बीच में पनपी है, तो ये नील नदी की घाटी में पनपी है। क्या, ये नील नदी की घाटी में पनपी है। और जो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है जिसका वर्तमान में नाम क्या है, इराक, पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया का नाम क्या है, तो इराक है। और जो ये इराक है या मेसोपोटामिया पूछी जाए कि किन नदियों के बीच में हुई थी, तो ये दजला फरात की नदियों के हुई थी। अच्छा जो दजला फरात है इसका मतलब क्या है, तो 2 नदियों के बीच की दूरी, ठीक है, 2 नदियों के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है, दजला फरात, ठीक है, यहाँ पे पनपी थी, ठीक है। आई होप आप लोगों की सबकी समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि रेखा में रंग की शक्ति होती है, यानी कि लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, ये किसकी कृति है, तो ये पॉल गॉगिन की कृति है, ठीक है। अब क्या है, ब्लू न्यूड, ठीक है, ब्लू न्यूड किसकी कृति है, ये ब्लू न्यूड ये किसकी है, हेनरी मातिस की। हेनरी मातिस हमारे कौन है, फापवादी कलाकार है। अगर आपने अभी प्रभाववादी, फापवादी, घनवाद, दादावाद, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और यूरोपीय कला की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ से देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। मुझे नहीं लगता आपको उसको पढ़ने के बाद कहीं पे भी जाना पड़ेगा और वहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके 100%। तो ये ब्लू न्यूड है, ब्लू न्यूड किसकी है, हेनरी मातिस की है। और मेल न्यूड किसकी है, मेल न्यूड किसकी है, देगा की है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ मातिस के बारे में आपको बताते हैं। इनके जन्म की बात की है तो 1869 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, ये फ्रेंच के कलाकार हैं और ये ड्राफ्टमैन, प्रिंट मेकर और मूर्तिकार, चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः ये चित्रकार के रूप में, लेकिन उन्होंने चित्रकारी भी की है, प्रिंट में भी काम किया है, प्रिंट मेकिंग में भी और मूर्तिकार में भी किया, और ये फापवादी कलाकार हैं। इनका जो मैं आपको फेमस चित्र बताती हूँ वो आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक इनका ब्लास है, ठीक है, इनका बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। ब्लास, हरी पट्टी, हरी पट्टी यानी कि ग्रीन लाइन बोलते हैं जिसको, एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों याद रखना है, ठीक है। संगीत इनका बहुत फेमस है। संगीत एक का और है, संगीत किसका है, संगीत पार्टी संगीत किसका चित्र, जॉर्जियन का, आपको याद रखना है, ठीक है। संगीत किसका है, हेनरी मातिस का भी है और जॉर्जियन का भी है, ये भी आपको याद रखना है। और एक इनका क्या है, लाल चित्रकला कक्ष, ठीक है, यानी कि रेड स्टूडियो। आज ही मैं रेड स्टूडियो की आपको एक जो है पेंटिंग शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक रेड स्टूडियो है, एक आर्ट स्टूडियो है, एक पेंटर्स स्टूडियो, अलग अलग कलाकारों ने बनाई हैगी। तो मैं उन तीनों ही कलाकारों की एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी जिससे कि आप उन लोगों का वर्क देखिएगा और आप लोग पेंटिंग की पहचान कर पाएंगे, ठीक है। तो इनकी रेड स्टूडियो जिसको लाल चित्रकला कक्ष कहा जाता है। सफ़ेद घर इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है। पियानो वादन का अभ्यास इनका है, ठीक है। तो ये फेमस इनके कुछ आर्ट वर्क हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तेल चित्र के साथ मिट्टी का प्रयोग किया है, यानी कि चित्र तेल के साथ इन्होंने किसका, मिट्टी को मिश्रित किया है, तो मंडोलिन एंड गिटार। और ये हमारे कैसे कलाकार हैं, ये घनवादी कलाकार हैं, ठीक है। घनवादी कलाकार कौन से, पिकासो और ब्रॉक। अगर आपने पिकासो वाली वीडियो नहीं देखी तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन वहीं से ही बनेंगे 100%, ठीक है। सारे पिकासो के जितने भी एग्जाम में पूछे गए सब वहीं से बनेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। तो यहाँ पे क्या है, मंडोलियन गिटार। इनकी हम जन्म की बात की जाए तो 1881 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब मैं इनके कुछ चित्र आपको लोगों को बताती हूँ कि इन्होंने इनके फेमस चित्र कौन कौन से हैं। इनका वायलिन बहुत फेमस है, ठीक है। इन्होंने, और एक चीज़ और कहा जाता है कि मतलब आविष्कारक जो है किसके, कोलाज के आविष्कारक वेस्टर्न आर्टिस्ट में से कौन है, ब्रॉक को माना जाता है। लेकिन कोलाज में जो काम किया है वो ब्रॉक ने भी, पिकासो ने भी किया है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कोलाज का आरंभ किस मतलब बात से हुआ है, तो घनबाद से हुआ है, ठीक है। भान का महोत्सव इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है। गॉर्ने का इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है, ठीक है, पिकासो का। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है, मार्शल ड्यूचा। मार्शल ड्यूचा यहाँ लिखा, कहीं कहीं आपको ड्यूचैम्प भी मिलेगा, ड्यूचैम्प भी मिलेगा, तो आपको याद रखना ड्यूचैम्प यानी कि मार्शल ड्यूचा के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, मार्शल ड्यूचा किस बात के हैं, ये हमारे दादावादी कलाकार हैं, ठीक है, दादावादी कलाकार हैं। और दादावादी जो कलाकार हैं उनके मार्शल ड्यूचा और पिकाविया हानसात, ये फेमस जो हैंगे ये आर्टिस्ट हैं। अच्छा, जो दादावाद है ये कब से कब तक मतलब स्टार्ट हुआ था, ये कब तक अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा था, तो 1916 आपको याद रखना है, 1916 से 1922 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या है, अपने पिंक पीरियड के लिए, कल ही मैंने आपको बताया था, पिंक पीरियड भी बताया है, रोज़ पीरियड भी बताया है, ठीक है। तो पिंक पीरियड के लिए कौन जाने जाते हैं, ये पिकासो जाने जाते हैं, ठीक है।
चलिए उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है, तो वो लारियोनोव हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब क्या है कि निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है। देखिए यहाँ पे जो है मैक्स अर्नस्ट जो है, मैंने अभी बताया दादावादी कलाकार कौन से, पिकाविया, मार्शल दूसरा और हांसर। अब यहाँ पे हांसर नहीं है लेकिन मैक्स अर्नस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैक्स अर्नस्ट ने भी दादावादी यानी कि दादावाद में काम किया है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जिस कलाकार जिससे बिलोंग करता है उसी उसमें उन्होंने काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे उसमें भी वर्क कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भूदृश्य चित्रकार है। कोरोट लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम हमने कामियो कोरो आपको पहले भी बताया है, कामियो कोरो। ठीक है, अब क्या है कि एमिल नॉर्डिक किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है। देखिए जर्मन अभिव्यंजनवाद से संबंधित है। कौन ये एमिल नॉर्डिक, आप लोगों को याद रखना है। यंग वुमेन विद अ वाटर जग को किसने चित्रित किया है, तो जॉन वर्मियर ने। अच्छा ये पूछ लिया जाता है कि यंग वुमेन विद अ वाटर जग किस शैली का है, तो ये बरोक शैली का है। ठीक है, जॉन वर्मियर हमारे बरोक शैली से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और ये कहाँ है, ये मेट्रोपोलिटन संग्रहालय में सुरक्षित है, आपको ये भी याद रखना। आइडल ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है, तो ये ओकाकुरा की पुस्तक है। अगर आपने पुस्तक और लेखक वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में, और मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा ये किसकी है, ये डोमियो की कृति है। और डोमियो हमारे कैसे कलाकार हैं, नवशास्त्रीवादी कलाकार हैं। एक इनकी न्यायालय और शैलियों की लड़ाई भी बहुत अच्छा आर्ट करके, आप लोग इसको सर्च करके ज़रूर देखिएगा। अब क्या है कि पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, अभी हमने पढ़ा है 1881 1973, और कहाँ हुआ था, स्पेन में होता है। ये घनबाती कलाकार हैं। ब्लू पीरियड इनका है, रोज पीरियड इनका है, और अमेरिकन पीरियड इनका, इंफ्रा कैरेबियन पीरियड इनका है। ठीक है, अब क्या है कि छायाकार यानी कि छापाकारों को उनके जन्म के, यानी कि इसमें से हमें सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ही करना है। तो सबसे रैम्ब्रा हो जाएंगे। रैम्ब्रा का जन्म कब हुआ था, 1606 में हुआ था। फिर हमारे कौन हो जाएंगे, गोया हो जाएंगे, 1746 में इनका जन्म हुआ था। फिर हमारे कौन हो जाएंगे, जेम्स एंसोर हो जाएंगे, इनका जन्म 1860 में हुआ था। ठीक है, और फिर हमारे कौन हो जाएंगे, एडवर्ड हॉपर, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, 1882 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे बड़े रैम्ब्रा, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, ऐसे करके दे रखेंगे। चलिए अब क्या है कि प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का, देखिए मैक्स अर्नस्ट को भी हमने किसमें देखा था, दादावाद में देखा था। तो लेकिन ये फेमस जो हैं वो अति यथार्थवादी कलाकार हैं। और अति यथार्थवादी कलाकार कौन है, सल्वाडोर डाली, बहुत फेमस है। और वो कहा जाता है कि लंबे लंबे मुझे कौन से कलाकार रखते थे, तो आप लोगों को याद रखना है कौन रखते थे, सल्वाडोर डाली। तो अब ये क्या पूछा है कि मैक्स अर्नस्ट का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। अब यही पूछा जाता है कि अति यथार्थवाद का उदय कहाँ हुआ था, तब भी आपको जर्मनी याद रखना है। ठीक है, अच्छा मैक्स अर्नस्ट जो हैं ये मोन्ताज पद्धति है, एक मोन्ताज पद्धति के आविष्कारक कहे जाते हैं, जनक कहा जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, निसर्ग का इतिहास। ठीक है, निसर्ग का इतिहास इनकी फेमस पुस्तक है। ठीक है, एक इन्होंने मोन्ताज पद्धति और फ्रॉन्ताज पद्धति, ठीक है, इन्होंने दोनों ही जो पद्धति हैं इसके आविष्कारक कहे जाते हैं। अच्छा यथार्थवाद का समय भी आपको याद रखना है, इसका जो समय है 1920 से, ठीक है, 1920 से 1930 तक आपको याद रखना। देखिए अगर कहीं कहीं अगर मैंने गलत बोल दिया तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि देखिए मैं बुक से नहीं कर रही हूँ, जो इस टाइम मुझे याद आ रहा है तो बस मैं वो ही कर जाती हूँ। देखिए अगर देख के करें तो हर कोई इंसान सही पढ़ाता है, लेकिन कभी कभी बातें भूल भी जाती हैं, थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। अब क्या है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय बनी है ये, और मतलब ये बनाई किसने, वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसकी है ये, और ये 1483 में बनी है, तो ये लियोनार्डो दा विंसी की है। ठीक है, और लियोनार्डो दा विंसी जो है ये हाई रेनेसा के, यानी कि चरम पुनरुत्थानकालीन कलाकार हैं ये। और जो इनकी जो वर्जिन ऑफ द रॉक्स है तो कहा जाता है ये पेरिस में भी सुरक्षित है, और इसकी जो दूसरी कृति है वो लंदन में भी है, आप लोगों को याद रखना है ये। इनका अंतिम भोज जो है बहुत फेमस है, जिसको लास्ट सपर बोला जाता है। मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी कलाकारों को, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वो एक चित्र भी आपको देखने को मिलेगा, और कब उस चित्र को क्या मतलब क्या है उसमें वर्क, वो भी आप लोग उस शॉर्ट वीडियो से काफ़ी कुछ समझ पाएंगे।
इनका मोनालिसा बहुत फेमस है। अच्छा, इन्होंने पैरागिन सिद्धांत पे दिया है। लियोनार्डो दा विंची है। हाई रेनेसा के जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो कौन कौन से? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल। ये तीनों ही फेमस आर्टिस्ट हैं। इनको मैंने कुछ करा भी रखा है मिक्स क्वेश्चन में, और मैं इनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगी चित्रों की, और इनकी जो है एक एक वीडियो भी लेके आऊँगी डिटेल में, जिससे कि आप और अच्छे से इनके बारे में जान पाएँ। ठीक है, चलिए। मोनालिसा इनका बहुत फेमस है। और लास्ट सपर 1501 से 1504 के बीच में संगमरमर के इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की कौन सी? यानी कि आपको क्या याद रखना है? मैंने शॉर्ट वीडियो में डेविड की मूर्ति दिखाई है, अगर आपने नहीं देखी तो अभी देखिएगा। कौन सी हो जाएगी? डेविड की मूर्ति हो जाएगी हमारी। ठीक है। किस गिरजा में सर्वप्रथम बटरेस का प्रयोग हुआ है? तो बटरेस का प्रयोग हुआ सेंट वसील गिरजाघर में हुआ है। अब क्या है? किस स्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया है? तो राफेल ने किया है। राफेल का जन्म कब हुआ था? 1483 में इनका जन्म हुआ था। 1520 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनके एक सैनिक का स्कूल ऑफ एथेंस इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। सैनिक का स्वप्न इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है सिस्टाइन मैडोना। ये 3-4 चित्र जो हैं इनके बहुत ज़्यादा फेमस है। वसारी कौन है? देखिए, कुछ लोग इसके मूर्तिकार भी मानते हैं और कुछ लोग इसको वास्तुकार भी मानते हैं। तो ना मूर्तिकार है, ना वास्तुकार। इसका इतिहासकार राइट आंसर होगा। डिवाइन कॉमेडी तो ये किसकी? दांते की है। अगर यहीं पे दांते की जगह विलियम ब्लैक होता तो आपको विलियम ब्लैक याद रखना है। अच्छा, ये जो हैंगे बसारी ने ही सर्वप्रथम गॉथिक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो डिवाइन कॉमेडी है, कहा जाता है इसमें जो मतलब एक मनुष्य के 7 गुणों को 2 भागों में बांटा गया है डिवाइन कॉमेडी में, आपको याद रखना है। ठीक है। अब क्या है? गॉथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ? तो ये फ्रांस से हुआ है, ये याद रखना है। और गॉथिक शैली किसमें फेमस है? वास्तुकला के लिए फेमस है। और इसमें जो घर हैं मतलब वो सामान्य से कुछ ज़्यादा ही लंबे बना दिए गए हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गॉथिक शैली में की क्या प्रधानता है, तो लंबे लंबे बड़े बड़े घर उसकी प्रधानता है। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही क्या थे? तो वो मूर्तिकार थे। अगर ऑप्शन में यहीं पे जो था मूर्तिकार, वास्तुकार, चित्रकार और यहाँ पे डी उपरोक्त सभी हो जाता तो हो जाता, इसमें मूर्तिकार हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या है? स्लिप ऑफ रीजन ब्रिक्स फॉर्म मास्टरी किसका चित्र है? तो किसका चित्र है? ये गोया का चित्र है। अच्छा, जो माइकल एंजेलो हैं तो इनकी डेविड मूर्ति और उन्होंने सिस्टाइन चैपल पे मतलब वर्क किया है। इनकी आप देखिएगा सर्च करके, सिस्टाइन चैपल बहुत अच्छी हैगी इनकी। ठीक है, चलिए। अब क्या है? भारत के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन सा है? तो वो दादावाद हो जाएगा। दादावाद के कौन सा कलाकार? मार्शल धोषा। ठीक है, आपको याद रखना है। और दादावाद का जो जन्म होता है वो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ था। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम है जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक की तैयार की थी। ठीक है, तो परिप्रेक्ष्य तकनीक के लिए आपको किस पे जाना हैगा? इस पे हो जाएगा पाउलो उच्चेलो। ठीक है, पाउलो उच्चेलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परिप्रेक्ष्य तकनीक के आविष्कारक पूछा जाता तो पाउलो बैरोनीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, परिप्रेक्ष्य तकनीक का चित्रण किसने किया है? तो आपको मैसेच्यू पे जाना है। ठीक है। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? तो सिंपोजियम। ठीक है, प्लेटो द्वारा सिंपोजियम ग्रंथ है। और प्लेटो कौन है? ये यूनान के दार्शनिक है, आपको ये याद रखना है। अब क्या है? सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों को, यानी कि सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा, उसे क्या कहा जाता है? सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र में कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं? 8 होते हैं। रस के पिता जनक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि को माना जाता है। अब क्या है कि नाट्य शास्त्र में भरत ने अपने कितने भावों का विवेचन किया? तो 49 भावों का किया है। संचारी भाव हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही है? तो अभिनव गुप्त ने कही है, आपको याद रखना है। संचारी भाव का संबंध किससे है? तो रस से हो जाएगा हमारा। अब हमारे सड़ंग कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको श्लोक बताया था, तो आप लोग श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं कि आप लोग रूप भेद भाव लावण्य उल्टा सीधा पढ़ना है, ऐसा नहीं, क्रम से आपको पढ़ना है। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्ण्य का भंग इति चित्र षडंगम। तो हमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? रूप भेद। ठीक है, रूप भेद
प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिकभंग इति चित्र षडंकम। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से, मैंने आपको बताया थे। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से होते हैं, वो रंग होते हैं जो हमारे प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल पीला नीला, इनके ही मिश्रण से जो रंग बने जाते हैं उनको द्वितीयक रंग बोलते हैं। द्वितीय रंग कौन से होते हैं, तो हरा बैगनी नारंगी। ठीक है, ये हमारे लाल पीला नीला कौन है, प्राथमिक रंग है, और ये जो है हरा बैगनी यानी कि सेकेंडरी रंग है। ठीक है, अब क्या है कि तेल रंग चित्रकला तकनीक है। तो देखिए, हम लोग तेल रंग में और जल रंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, तो आपको क्या रखना है, तेल और पानी के पूछते हैं ना कि मतलब कैसा हुआ है, तो आपको तेल रंग में कैसे याद रखना है, यहाँ पे गाढ़े से हल्का, हल्के से गाढ़ा ऐसे भी दे दिए जाते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, तेल और पानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, लिक्विड टाइप का होता है, तो गाढ़े से हल्का, ठीक है, गाढ़े से हल्के में जाएगा। और पानी हमारा कैसा होता है, पानी हमारा बहुत लाइट होता है, तो पानी के लिए आपको सबसे पहले मतलब हल्के से डार्क की तरफ जाते हैं। और तेल हमारा गाढ़ा होता है, तो गाढ़े से यानी कि तेज से लाइट की तरफ। आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा, मैंने ऐसे ही याद रखा है और अब तक मुझे याद है, आप लोग भी भूलेंगे नहीं। अब क्या कि विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो अनैतिक तत्वों से बचना जरूरी है भाई, उचित बनावट का उपयोग भी जरूरी है, रंगों और स्वरों की भिन्नता ये भी जरूरी है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा, अभी हमने बताया तो कौन सा हो जाएगा, इसमें सफ़ेद आ गया, ये नहीं होगा, काला हो गया इसमें। ठीक है, इसमें ये हमारे कौन से रंग है, ये देखिए, ये हमारे लाल पीला नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग हैं, प्राथमिक रंग है, पदार्थ के रंग हैं। ठीक है, प्राथमिक पदार्थ को, पदार्थ के रंग कैसे बोला जाता है, तो प्राइमरी रंग को ही पदार्थ के रंग बोला जाता है। प्राथमिक रंग बोले, पदार्थ के रंग बोले, लाल पीला नीले पे आपको जाना है। अब क्या है कि ये पीला लाल हरा, ठीक है, तो आपको नीला, पीले की जगह करना है नीला, नीला लाल हरा, ये हमारे क्या होंगे, प्रकाश के रंग हैं। ठीक है, प्रकाश के रंग हैं हमारे ये। एग ब्राइट किसकी है, तो ये प्रदोष दास गुप्ता की है। किसकी है ये प्रदोष दास गुप्ता की है। एग ब्राइट बहुत फेमस है इनके, आप ज़रूर देखिएगा ये। और प्रदोष दास का जन्म जो होता है वो 1912 में होता है, आप लोगों को याद रखना है। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है, सतीश गुजराल प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी ये इनकी 2020 में मृत्यु हुई है और 1925 में इनका जन्म हुआ था। ये म्यूरल के लिए और कोलाज के लिए काफ़ी फेमस है ये। अगर आपने इनकी वीडियो अभी नहीं देखी, मैंने आधुनिक समकालीन कलाकारों की कराई थी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो लेके आएंगे उस पर करेंगे। वीडियो आज काफ़ी बड़ा हो गया है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने जो आपको होमवर्क दिया है और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।